सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 की पुस्तक आरोह से। वहां से एक पाठ है जिसका नाम है त्रिलोचन, और त्रिलोचन का सामान्य परिचय और संपूर्ण जीवन परिचय हम पढ़ चुके थे। उसके बाद जो कक्षा 11 की पुस्तक है वहाँ पर त्रिलोचन की रचना दी हुई है, चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती। इस रचना का मूल भाव सौंदर्य व्याख्या अनुवाद हम आज करने वाले हैं। तो आप सभी को ये वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक निश्चित तौर पर संपूर्ण देखना है ताकि आपके यह पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर पढ़ाया हुआ आप ध्यान से देखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि 100% आप सभी के एक बार में ये अर्थ समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती। ये त्रिलोचन का एक संग्रह है धरती नामक, उस धरती संग्रह से ये रचना ली गई है। ये बहुत ही शानदार कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है, आप सभी के एक बार में ही समझ में आएगी। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग होती है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती। सबसे पहली चीज इसमें चंपा एक लड़की है, काले काले अक्षर, अक्षर का मतलब होता है अक्षर, नहीं छीनती, छीनती का मतलब होता है पहचानना। अर्थात एक चंपा है जो अनपढ़ लड़की है, वह काले काले जो अक्षर किताबों पे लिखे हुए रहते हैं या कवि जो भी लिखता है उन्हें पहचान नहीं पाती है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति होता है वह कभी भी किताबी ज्ञान नहीं रख सकता है, वह न तो जानता है और न पढ़ सकता है। तो यहाँ पर जब लेखक लिखना शुरू करते हैं तो वह चंपा जो लड़की है आसपास में उनके वहीं रहती है, वह कभी कभार उनके पास आती है। तो वह जब लेखक लिखता रहता है तो वह उन अक्षरों को देखकर क्या प्रश्न करती है, चंपा को क्या प्रत्युत्तर देते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस कविता में कवि क्या बताना चाहता है। सबसे मुख्य बात कवि ये कहना चाहता है कि हम आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं, पैसे हमारे पास नहीं होते हैं, तो हम गांव के लोग कमाने के लिए शहर की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इसमें क्या हो गया, पलायनवाद हो गया। तो यहां पर जो मूल संदेश है, मैं पहले इन चीजों को बता देता हूं। शिक्षा के अंतर विरोधों को उजागर, शिक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है, शिक्षा के बिना हम क्या नहीं कर सकते और शिक्षा होने पर हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। दारुण यथार्थ से परिचय, एक भयंकर जो व्यक्ति होता है, भयंकर गरीब होता है, भयंकर पिछड़ा हुआ होता है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, उस चीज का यहाँ पर परिचय दिया गया है। अगली बात, आर्थिक मजबूरी से घर टूटना। पैसा जब व्यक्ति के पास नहीं होता है तो एक ही रीज़न होता है, उससे उसका घर टूट जाता है। एक घर में, एक समूह में रहने वाले लोग जब एक साथ रहते हैं, एक साथ कमाते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो वह घर कभी नहीं टूटता है। परंतु आर्थिक मजबूरियां ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से घर छोड़कर दूसरी जगह कमाने के लिए जाना पड़ता है। यही दुविधा जब चंपा पर आती है तो लेखक उसको कहता है कि तुझे इस दुविधा से बचने के लिए क्या करना होगा। पलायनवाद जो मैंने आपको बताया है कि कमाने के लिए लोग बाग गांव छोड़कर शहर की तरफ अग्रसर हो जाते हैं और लौट कर नहीं आते हैं, घर वाले उनका इंतजार करते रहते हैं, उस बात को यहाँ पर उजागर किया गया है। और जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा का जो संघर्ष है, किस तरह से उसने जीवन जिया है, किस तरह से इस खुरदरे जीवन में उसने संघर्षमय बना दिया है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो शुरुआत करते हैं हम, चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती। यहाँ से लेखक लिख रहा है और उसी समय कुछ वार्तालाप, कुछ बातें उनके सामने आती है, वो बात करते हैं हम। मैं जब पढ़ने लगता हूं तो वह आ जाती है, मैं जब पढ़ने लगता हूं, लिखने लगता हूं तो वह आ जाती है। कौन आ जाती है, चंपा आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, और मैं जब कुछ बोलता हूं तो उसको क्या करती है, चुपचाप खड़ी खड़ी सुनती रहती है। उसे बड़ा अचरज होता है, अचरज का मतलब होता है आश्चर्य। जब मैं बोलता हूं, किताबों को देखकर, किताबों में देखकर, किताबों में लिखता हुआ मैं जब बोलता हूं, मेरे शब्द सुनती है तो उसे बड़ा अचरज होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। इन काले काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। अब वो चंपा सोचती है ये काले काले शब्द जो किताबों में लिखे हुए हैं, पुस्तकों में लिखे हुए हैं, ये शब्द कैसे स्वर करते, कैसे बोलते हैं। ऐसा वह बैठी बैठी खड़ी खड़ी विचार करती है
क्या करती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले काले चिन्हों में। जो किताब में लिखे हुए चिन्ह है, ये चिन्ह कौन से हैं, काले काले जो चिन्ह है उनकी बात करी गई है कि देखो दो चिन्ह आ गए, यहाँ चिन्हति का मतलब है पहचानना और यहाँ पर है अक्षर। कैसे ये स्वर निकला करते हैं, कैसे ये बोलते हैं, चंपा। अब कवि उसका परिचय देता है अपनी रचना के माध्यम से कि चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा के पिता का नाम क्या है, सुंदर। सुंदर क्या है, ग्वाला है। सुंदर गायें चराता है, उस ग्वाले की लड़की कौन है, चंपा है। गायें भैंसे रखता है, ग्वाला है तो क्या करता है, गायें भैंसे भी रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। और चंपा का मुख्य कार्य क्या है, चंपा चौपाइयों का मतलब होता है जिसके चार पैर होते हैं। चार पैर किसके हैं, गाय भैंसों के। इन गाय भैंसों को लेकर चरवाही, चरवाही का मतलब होता है चराने जाना। चंपा क्या कार्य करती है, चंपा चार पैरों के जो जानवर है गायें भैंसे, उनको चराने के लिए जाती है। चंपा की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर कवि के द्वारा। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है और कभी कभी उधम भी करती है। उधम का मतलब शैतानी, शरारत भी करती है। अब देखो उसकी शैतानी और क्या क्या करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। कभी कभी जब लेखक लिखने लगता है या लिखकर कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो उसकी कलम छुपाकर रख देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ, जैसे तैसे करके वह कलम छुपा दी, फिर भी वह उसको ढूंढ कर ले आता, क्योंकि छोटी बच्ची है, उसको क्या पता कि कलम छुपाना तो वह डांटेगा कि नहीं डांटेगा, पर वह नहीं डांटता, उसको जैसे तैसे करके वह वापस ले आता है। तो ढूंढ कर जब लाता हूँ तो पाता हूँ अब कागज गायब। जब वह उसको कलम को ढूंढने जाता है लेखक तो क्या होता है, फिर कागज गायब कर देती है। तो यहां तक कहने का मतलब यह है कि वहां पर इस पे विशेषता बताई गई है कि लेखक किस तरह से चंपा की विशेषताएं बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या होता है। परेशान फिर हो जाता हूं, अब इन चीजों से मैं परेशान हो जाता हूं। कभी कलम छुपा देती है, कभी कागज छुपा देती है, कभी वो फालतू की बातें करती है, तो इन चीजों से परेशान हो जाता हूं। और फिर क्या कहता है, चंपा कहती है इन चीजों को परेशान हो जाता हूं। चंपा कहती है फिर तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। लेखक को वह चंपा कह रही है कि तुम दिन भर इस कागज पर क्या गोदा करते हो। गोदा करने का मतलब लिखना, क्या लिखते रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है, क्या ये लिखने का काम बहुत अच्छा है। ये सुनकर मैं हंस देता हूँ, ये फालतू की बात सुनकर मैं क्या कर लेता हूँ, हंस लेता हूँ। कवि कहता है कि ये कैसी लड़की है, कैसी बातें करती है, मैं हंस लेता हूँ। फिर चंपा चुपचाप हो जाती है। जब मेरी हंसी आती है तो चंपा क्या हो जाती है, चुपचाप हो जाती है। अब एक दिन फिर से बात आई। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लिख लो। हारे गाड़े काम सरेगा, ये एक मुहावरा है। हारे गाड़े काम सरेगा अर्थात मुसीबत के समय तेरी पढ़ाई लिखाई काम आएगी, तो तू भी पढ़ ले। और गांधी बाबा की इच्छा है, गांधी जी की तरफ इशारा करते हुए लेखक कहते हैं कि गांधी जी ने भी कहा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे। गांधी जी ने भी कहा है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी पढ़ना और लिखना सीखें। चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा है बड़ी जिद्दी लड़की, उसने कहा मैं नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं और तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, अगर वह अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हैं। मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ऐसा कौन कहता है, ऐसा चंपा कहती है लेखक से कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। फिर लेखक कहते हैं अरे मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अरे चंपा पढ़ लेना अच्छी बात है, पढ़ ले, ब्याह तुम्हारा होगा, कल को मान ले तेरा ब्याह होगा, शादी होगी, तुम गोने जाओगी। तुम कहाँ जाओगी, गोने जाओगी। देखो गोने की बात पे मैं आपको बता देता हूं कि गोना एक विवाह के उपरांत एक ऐसी परंपरा है, पहले के समय में, अब नहीं, पहले, अब तो बहुत कम हो गया है। पहले जब लड़कियां छोटी हुआ करती थी 5-10 साल की, तभी उनकी शादी हो जाती थी और शादी होने के बाद उन्हें तुरंत ससुराल नहीं भेजा जाता था जब तक वह पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाए। तो उनको जब शादी के बाद जब पियर में रहती थी और पियर से ससुराल पहली बार भेजा जाता था बहुत सालों के बाद, जब वह पूरी तरह से युवा हो जाती थी, तो पहली बार जब उसे ससुराल भेजने की जो परंपरा होती है उसे बोलते हैं गोना। तो तेरा ब्याह होगा और तू गोना जाएगी, जब तू ससुराल जाएगी तो सोच कुछ दिन बालम, बालम का मतलब होता है पति, संग साथ रह चल जाएगा। कुछ दिन तू तेरे पति के साथ रहेगी और जब
थोड़े दिनों के बाद वह कमाने के लिए कलकत्ता जाएगा। वह तुझे छोड़कर कहाँ चला जाएगा? कलकत्ता जाएगा। यहाँ पर आर्थिक मजबूरी पेश की गई है कि गांव में आर्थिक आज भी समस्या उत्पन्न होती है। लोग बाग कमाने के लिए आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण गांव को छोड़कर शहर की तरफ पलायन होते हैं। तो कैसे उसे संदेशा दोगी? तेरा बालम तुझे छोड़कर कलकत्ता चला जाएगा तो उसे संदेशा कैसे दोगी? कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? और वो तुझे भेजेगा तो तू कैसे उसके समाचार पढ़ेगी कि वो तुझे क्या कहना चाहता है? चंपा, पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए तेरे को कहता हूं कि तू पढ़ ले। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखो हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, तुम कितने झूठे हो, इतना पढ़े लिखे हो फिर भी झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी, पढ़ना लिखना मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं कभी नहीं पढ़ूंगी। और अगर ऐसा हुआ कि मेरे सामने ये परिस्थिति आ जाती है तो मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी। और कहीं ब्याह हो भी गया, वैसे तो मैं ब्याह करूंगी नहीं, और गलती से मेरा ब्याह हो भी गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। तो मैं अपने पति को क्या करूंगी? मेरे साथ ही रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, और कलकत्ता में उसे कभी भी नहीं जाने दूंगी, उसे गांव में ही मेरे साथ ही रहने दूंगी। कलकत्ता पर बजर गिरे, बजर गिरे का मतलब होता है सत्यानाश हो, कलकत्ता खत्म हो, ऐसा शहर समाप्त हो जाए जो मुझे मेरे पति से अलग कर दे, ऐसे कलकत्ते पर क्या गिरे? बजर गिरे। तो ये थी चंपा की और लेखक त्रिलोचन शास्त्री की वार्तालाप। आप सभी को समझ में आया होगा कि लेखक ने इस कविता में सीधा सीधा सा आर्थिक समस्या पर व्यंग्य किया गया है और पलायनवाद की बात करी गई है। गांव में लोग आज भी शहरों की तरफ पलायन हो रहे हैं, इसके कारण आज जो गांव के परिवार है वह टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज भी इसी चीज का समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो आप सभी को ये कविता समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो फिर से एक बार शुरू से लेकर अंतिम तक एक बार सिर्फ अवश्य सुने, आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगी। आगे इसी तरह से मैं कविता लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।